हेलो एवरीवन, वेलकम करते हैं आपको एनसीसी की सीरीज़ में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो कल आया था, चैनल पे चेकआउट कर लीजिए। मॉक टेस्ट 1 और उसके सॉल्यूशंस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है, वहाँ चेकआउट कर लीजिए। पहले बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन करना है आपको मिनिमल पॉलिनोमियल cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 की ओवर रैशनल नंबर्स। ट्राई कीजिए क्वेश्चन। अब हम ट्राई करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, z मान लेते हैं पहले cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, जिसको हम लिख सकते हैं e पावर आयोटा π/3। ओके, z का स्क्वायर करते हैं तो वो आ जाता है ये, सिंप्लीफाई किया तो z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 जीरो है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जेड क्यू माइनस 1 इक्वल टू जीरो का बनता है ये। ओवर रैशनल है तो z माइनस 1 हटा सकते हैं, आ जाएगी ये पॉलिनोमियल जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। अब क्योंकि लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है ओवर रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है जिसका लिए ये एक रूट है, तो यही इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वही इसका आंसर हो गया। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एफ सब एफ सब फील्ड है के सब फील्ड है ई की, ये सब फील्ड्स हैं। ई स्प्लिटिंग फील्ड है किसी पॉलिनोमियल की एफ एक्स में। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या के को ज़रूरी है स्प्लिटिंग फील्ड होना किसी पॉलिनोमियल की ओवर एफ एक्स। अगर ई है तो के भी होना ज़रूरी है या नहीं, ट्राई कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो हम लेते हैं ओमेगा को एक प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ 1। अब हम ध्यान से देख सकते हैं क्यू एक सब फील्ड है, क्यू में अगर हम क्यूब रूट ऑफ 2 डाल दें, और ये एक सब फील्ड है अगर हम क्यू क्यूब रूट 2 में ओमेगा और ऐड कर दें। ठीक है, ये एक सब फील्ड का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी फील्ड है क्यू एडजॉइन ओमेगा एंड क्यूब रूट 2, ये स्प्लिटिंग फील्ड हो जाती है ओवर क्यू एक्स, क्योंकि ये स्प्लिटिंग फील्ड है एक्स क्यू माइनस 2 पॉलिनोमियल की, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के सारे रूट्स इस फील्ड में हैं। ठीक है, मगर जो क्यू क्यूब रूट 2 है ये स्प्लिटिंग फील्ड नहीं होती है किसी भी पॉलिनोमियल की क्यू एक्स में, क्योंकि जिसका जो क्यूब रूट 2 है उसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस 2। ठीक है, और उसके सारे रूट्स इस फील्ड में नहीं आते हैं, क्योंकि उसका एक रूट होता है ओमेगा, वो इसमें नहीं आता है। इस वजह से ये ओवर क्यू आपका स्प्लिटिंग फील्ड नहीं बन पाती। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हो गया आपका नो। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो स्प्लिटिंग फील्ड हो, कि अगर ई स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर एफ एक्स तो के स्प्लिटिंग फील्ड होगा ओवर एफ एक्स, ये ज़रूरी नहीं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक सेट आपको गिवन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है Z1 Z2 Z3, वो जहाँ C3 में है, और जहाँ Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर 1 है यूक्लिडियन टोपोलॉजी में। तो ये सेट कॉम्पैक्ट है, आपको बताना है ट्रू है स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। आई होप आपने ट्राई किया होगा। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे भी हम एक पॉइंट लेते हैं 1 A एंड A आयोटा, A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट में क्लियरली लाई करता है, आप चेक कर सकते हैं। 1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड माइनस A स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसका नॉर्म चेक किया तो हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 2A स्क्वायर। अब क्योंकि A आर्बिट्रेरी है, नेचुरल नंबर है, तो A इन्फाइनाइट पे आएगा तो ये नॉर्म भी इन्फाइनाइट पे आएगा। तो अगेन ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं होता है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। तो कॉम्पैक्ट के लिए हम मेनली नॉर्म से ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे हम नॉर्म चेक करते हैं, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे और उसके नॉर्म को चेक करेंगे वो फाइनाइट है या नहीं। अब यहाँ पे फाइनाइट नहीं आता, इसलिए ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं है, और यहाँ पे स्टेटमेंट ये फॉल्स हो गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें गिवन क्या है। हमें ये गिवन है कि वो सेट कॉम्पैक्ट है या नॉट कॉम्पैक्ट है, उस स्टेटमेंट से हम ट्रू या फॉल्स देखते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कितने इंटायर फंक्शन एफ ऐसे होंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जहाँ जो ई पावर ऑफ रूट 2 पाई एन आयोटा पे वैल्यू 1 देंगे हर नेचुरल नंबर एन के लिए। आपको ये बताना है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम ए को ये सेट ले लेते हैं ई पावर रूट 2 पाई एन आयोटा, जहाँ एन नेचुरल नंबर। ये इनफाइनाइट सेट है। इसके जो पॉइंट है वो यूनिट रेडियस के सर्कल की बाउंड्री पे आते हैं, जो कि क्लियरली कॉम्पैक्ट है। तो उसके पास सारे एक्यूमुलेशन पॉइंट है, यानी एक्यूमुलेशन पॉइंट इसके अंदर लाई करते हैं। और हम आइडेंटिटी थ्योरम से क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा फंक्शन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पे
फंक्शन की एक इन्फिनिट सेट पे फंक्शन की वैल्यू 1 आती है और उसका एक्यूमुलेशन पॉइंट उस सेट के अंदर खुद ही है, तो क्लियरली आइडेंटिटी थ्योरम से फंक्शन हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन 1। तो इसलिए कितने एंटायर फंक्शन होंगे? सिर्फ एक ही फंक्शन होगा 1, एक ही फंक्शन होगा 1, एक ही फंक्शन होगा 1 और वो फंक्शन भी 1 फंक्शन ही होगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका ऑल द वे आंसर 1 ही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एफ जेड और जी जेड एंटायर फंक्शन है जिनके पास कोई भी जीरोज नहीं है, यानी रूट्स नहीं है, और गिवन है कि एफ जेड बाई जी जेड जेड टेनिंग टू मॉड जेड टेनिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 देते हैं, तो एफ जेड माइनस जी जेड की क्या वैल्यू होगी ये हमें बताना है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम एच जेड ले लेते हैं एफ जेड बाई जी जेड, ठीक है। एच जेड एंटायर होगा क्योंकि क्लियरली जी जेड के पास कोई जीरोज ही नहीं है, ठीक है, तो कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब लिमिट जो है मॉड जेड टेनिंग टू इन्फिनिटी एच जेड की वो 1 आती है, ठीक है। और अगर लिमिट 1 है तो एच जेड हमारा बाउंडेड हो गया मॉड जेड ग्रेटर देन आर के लिए, यानी कोई सर्कल जिसका रेडियस आर है उससे बाहर वाले पॉइंट्स के लिए वो फंक्शन बाउंडेड हो गया एच जेड, ठीक है, वो बाउंडेड है। अब उस सर्कल के अंदर यानी मॉड जेड उस डिस्क या सर्कल मॉड जेड लेस और इक्वल टू आर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है और बाउंडेड है एच जेड, तो एच जेड फंक्शन हो गया बाउंडेड। तो यानी कि इन ऑल पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे फंक्शन एच जेड बाउंडेड हो गया, एंटायर तो वो है ही और बाउंडेड भी हो गया, और लाइवलीज थ्योरम से इस वजह से वो हो गया कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब लिमिट जो है एच जेड की 1 आ रही है, एच जेड हो गया कोई और फंक्शन नहीं हुआ एच जेड, बल्कि 1 फंक्शन ही हो गया। एच जेड 1 हुआ तो एफ जेड बाई जी जेड 1 हो गया, यानी एफ जेड हो गया जी जेड के बराबर, यानी एफ जेड माइनस जी जेड की वैल्यू हो गई 0। वही आपसे पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। तो ये इसका मेन हिंट था यहाँ पे कि इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये 1 है, तो यानी किसी डिस्क के बाहर वैल्यू हमेशा फाइनाइट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक एम एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, इसकी रैंक एम है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से होंगे हमें बताना है कि मैप आर एन से आर एम तक वी टू ए वी इंजेक्टिव होगा, ऐसी मैट्रिसेस बी होंगी एम एम में और सी होगी एम एन में, कि बी ए सी होगा इस तरह या इस तरह होगा, या ऐसा हर पेयर के लिए यूनिकली डिटरमाइंड होगा। क्या होगा? ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। आई होप आपने ट्राई करा होगा। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम सिंपल मैट्रिक्स उठाते हैं 1 0 0 0 1 0 2 क्रॉस 3 की, जिसकी रैंक है 2, ठीक है। अब ए में हम 0 0 0 की मल्टीप्लाई करें 0 0 1 की मल्टीप्लाई करें, दोनों 0 आता है, मगर ये दोनों सेम नहीं है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है कि वो इंजेक्टिव है, वो हो गया गलत। बढ़ते हैं आगे। हमने लिया अगला ए को लिया आई एम एंड 0 n माइनस है, ठीक है, ये ऑर्डर है, जिसकी रैंक क्लियरली एम होगी क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, और बी ले लिया हमने आई एम और सी ले लिया आई एन, तो बी ए सी जो होगा वो सिर्फ आई एम होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वजह से, और वो क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी है इनका प्रोडक्ट कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बी ए सी हो गया। तो यानी बी और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ऑप्शन के लिए हमने ए मैट्रिक्स ले ली 1 0 रैंक 1 और बी ले लिए सिर्फ 1 एंट्री। अब सी अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें ऑर्डर 2 की और सी को हम ले 1 0 0 0, तो हमारे पास दोनों ही केसेस में बी ए सी बनता है आई एम 0 एन में से, तो यानी कि सी जो है वो यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है बी से, यानी बी के लिए सी यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ दो डिफरेंट सी के लिए भी सेम हमारा बी ए सी मैट्रिक्स इस फॉर्म का आता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ऑप्शन डी इनकरेक्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़े से आपको एग्जाम्पल सोचने थे और इसको सिंप्लीफाई करना था लोएस्ट केस में, एम और एन की पर्टिकुलर वैल्यूज उठा के। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक 3x3 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, डब्ल्यू सेट में वो सारे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी आता है जहाँ ए और बी कम्प्यूट करते हैं, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे आपको ये बताना है। तो हर एक डायगोनल ए के लिए डब्ल्यू ए लीनियर सब स्पेस होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए। इन्हें ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ तो डब्ल्यू में सारी डायगोनल मैट्रिसेस आ जाएंगी और सारी निलपोटेंट मैट्रिसेस आ जाएंगी। ठीक है, तो यानी इसकी डायमेंशन जो होगी 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएगी बिना किसी डाउट के। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए को मैंने ले लिया डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3। इसमें तो डब्ल्यू ए अगर मैं फाइंड करूँ तो इसमें सिर्फ निलपोटेंट मैट्रिक्स आएंगी, डायमेंशन हो जाएगी एग्जैक्टली 3। ऑप्शन बी इनकरेक्ट, सी करेक्ट। अगले के लिए मैंने ले ली मैट्रिक्स 1 2 1। अब डब्ल्यू में मैट्रिक्स आएगी ये, इस तरह की एक मैट्रिक्स ज़रूर आएगी क्योंकि ये कम्यूट करती है इसके साथ, मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डायगोनलाइजेबल ही नहीं है। डायगोनलाइजेबल नहीं है तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट। सिंपल सिंपल मैट्रिसेस उठाइए और अपना आंसर चेकआउट करिए। तो इसके हमारे जो करेक्ट आंसर्स हैं यानी जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, आई होप आपको इसका पता होगा। क्वेश्चन कहता है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन एफ हमारे पास एग्जिस्ट करता है जिसके लिए सीरीज 1/fn कन्वर्ज करता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। ये TIFR में भी आ चुका है क्वेश्चन और CMI में भी आ चुका है। ओके, तो फंक्शन लगाते हैं। फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ FN प्लस वन माइनस FN लेस देन m होगा, जहाँ हर नेचुरल नंबर n के लिए और m कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ n प्लस वन लेस देन FN प्लस m लेस देन f ऑफ n माइनस वन प्लस 2m। कंटिन्यू करते रहे तो f1 प्लस nm तक, ये हो जाएगा हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो 1/fn f1 प्लस nm लेस देन हो जाएगा 1/fn के। ठीक है, इसका मतलब है ये सीरीज, अब ये सीरीज 1/f1 तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, से 1/n। ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, तो कंपैरिजन टेस्ट से 1/fn सीरीज भी डाइवर्जेंट हो गई। तो ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि ये क्या कहता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन होगा पर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। गलत, ये सीरीज तो कन्वर्ज नहीं करती, हो गया ऑप्शन गलत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ जितनी परम्यूटेशन मैट्रिसेस हैं जिनका साइज 10 है, 10+10 है, उनमें से एक मैट्रिक्स रैंडमली पिक करी तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, उसकी ट्रेस की ये हमें बतानी है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स बताइए कैसी होती है वो आपको पता ही है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज ट्रेस की क्या होगी ये हमें बताना। ट्राई कीजिए क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स को हम परम्यूटेशन की तरह ही देख सकते हैं। जैसे अगर ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है जैसे, तो इसको हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पे ही जा रहा है, जबकि सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड पोजीशन पे डायगोनल में जब 1 आता है वो जा रहा है थर्ड वाले पे, और थर्ड पोजीशन पे जो 1 आता है वो आ रहा है सेकंड पे। तो इसको हम इस परम्यूटेशन की तरह देख सकते हैं, साइकिल 1 एंड साइकिल 2 3। ठीक है, अब ट्रेस जो होती है परम्यूटेशन मैट्रिक्स की वो होती है कितने फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। एक तो ट्रेस को देख सकते हैं डायगोनल एंट्रीज का सम, एक देख सकते हैं कितने फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, दोनों का ही मतलब सेम है। जैसे यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट है तो इसकी ट्रेस हो गई 1, और वही इसकी ट्रेस डायगोनल एंट्रीज का सम भी है। तो बस, अब हमने फर्स्ट पोजीशन अगर फिक्स कर दी तो हम पे कितनी चॉइसेस हो गई, 9 चॉइसेस हो गई सेकंड पोजीशन के लिए। सेकंड पोजीशन पे हम 9 चॉइसेस में कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10x10 की हमें मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, डायगोनल की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट चॉइस अगर फर्स्ट डायगोनल एंट्री फिक्स कर दी तो बाकी पे 9 चॉइसेस है, 8 चॉइसेस उसके बाद सेकंड फिक्स हो गई उनमें 9 में से, तो थर्ड के पास हो गई 8 चॉइसेस। इसी तरह करते करते 10th पोजीशन के बाद सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी, तो टोटल हो जाएंगी 9 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टोटल जितनी मैट्रिसेस बन सकती है 10 फैक्टोरियल, यानी कि 1/10। अब ये थी अगर पहली पोजीशन फिक्स करते हैं, हम तो कोई भी पोजीशन फिक्स कर सकते हैं 1 से 10 तक, तो हर एक के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। सेम एक्सपेक्टेशन होगी ट्रेस की, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज हर एक पोजीशन को फिक्स करने पे, वो हो जाएगी 1/10 1/10 10 टाइम्स 10 पोजीशंस के लिए, यानी 10 टाइम्स 1/10 यानी कि 1।
तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगी ट्रेस की 1, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इन R3 जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन से बाउंडेड है और टेंजेंट प्लेन से बाउंडेड है इस पॉइंट पे टू दिस स्फीयर, जो ये स्फीयर से है। तो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पहले। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो जो स्फीयर की इक्वेशन है वहाँ हमने फंक्शन लेट के लिए जी एक्स वाई जेड एज एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, वाई माइनस 3 का स्क्वायर, जेड माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9। इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाले जी एक्स जी वाई एंड जी जेड। ठीक है, इसके पहले हम निकालेंगे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। तो उसके लिए हमने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड के लिए टू द नॉर्मल ऑफ द स्फीयर इस गिवन पॉइंट पे 4 5 5 पे, जो कि हो जाएंगे जी एक्स जी वाई जी जेड की वैल्यू इस पॉइंट पे, यानी 2 4 एंड 4। तो इससे हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हो गई 2 टाइम्स जिस पॉइंट पे फाइंड करना है एक्स माइनस 4, 4 टाइम्स वाई माइनस 5 एंड 4 टाइम्स जेड माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 जेड इक्वल टू 24 हो गई। बस ये आ गया। तो वॉल्यूम सिंपल है, कोऑर्डिनेट प्लेन से बाउंडेड है। तो डी जेड डी वाई डी एक्स ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाएंगे, जेड 0 से जाएगा, जेड हटा दी, जेड की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 12 माइनस वाई माइनस एक्स बाई 2। अब जेड 0 कर दिया तो वाई इक्वल टू 0 से वाई की वैल्यू निकाली यहाँ से 12 माइनस एक्स बाई 2। इसी तरह एक्स 0 से आएगा, वाई और जेड 0 कर दिया 24 तक। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 576 यूनिट क्यूब। वही हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन से बाउंडेड है और टेंजेंट प्लेन से भी बाउंडेड है, जो कि इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि वो टेंजेंट प्लेन से बाउंडेड था उस पॉइंट पे, तो हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाली और उसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेन्स की हेल्प से ट्रिपल इंटीग्रल फॉर्म किया और इस ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया। सो ऑल राइट, यही था हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस नंबर 2। इसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा जो आपको कल मिलेगा दोपहर 2 बजे, उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। टिल देन वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्रैकेट। थैंक यू।